नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष शर्मा बायो विद बिलियन से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट की प्रिपरेशन करने वाले उन स्टूडेंट्स की जिन लोग बायोलॉजी में अच्छी प्रिपरेशन करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। और इसके पीछे जो कारण होता है वो ये नहीं होता कि उनको बायोलॉजी नहीं आती है या उन्होंने बायोलॉजी में मेहनत नहीं करी होती है या क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे होते हैं या उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होते हैं, बल्कि बात ये होती है कि उन्होंने बायोलॉजी के पैटर्न को ये देख कर के उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट रिलेटेड आते हैं। वो या तो उन फैक्ट्स को रटते हैं जो ज़रूरी है, ये होना भी चाहिए, बट उन्हें समस्या वहाँ आती है जब एग्ज़ाम में स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, एजर्शन, रीजंस वाले क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है और कुछ ना कुछ परसेंट इन क्वेश्चंस की भी नंबरिंग होती है, हम लोग देखते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो स्टूडेंट जो पूरी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ करके गया है, एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ने के बावजूद भी वो या तो एक दो स्टेटमेंट में गड़बड़ा जाता है या वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो करके उस क्वेश्चन को या तो नहीं करता या उसको गलत कर देता है। अब इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम ये पहले तो जानेंगे कि गड़बड़ियाँ क्यों होती हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी को थोड़ा सा आसान समझते हैं और ये आसान भी है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बायोलॉजी आसान है। बट क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट्स जो एक कॉम्पिटिटर है, वो जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस समय अगर वो बायोलॉजी को बहुत आसान समझ ले, मैं देखता हूँ अक्सर जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं, मेरी उनसे बात होती है या वो मैं उनको पढ़ते हुए भी देखता हूँ, तो वो ज़्यादातर अपना जो टाइम होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही देते हैं, जो देना चाहिए क्योंकि वो सब्जेक्ट टिपिकल भी हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। पर वो बच्चा एक गलती करता है कि वो बायोलॉजी को थोड़ा सा नेगलेक्ट करता है, सिर्फ इस आधार पर कि बायोलॉजी तो मुझे आती है, मैंने इतना कुछ पढ़ रखा है, मैं इतना कुछ याद करता हूँ तो वो मैं कर लूँगा। पर मैंने देखा है कि जब वही बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तब वहाँ पर जिस सब्जेक्ट को वो आसान समझ रहे थे या ये समझते थे कि तो मैं कर लूँगा, मुझे आता है, उसमें भी वो सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या तो ना आने की वजह से छोड़ते हैं या आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। कारण क्योंकि वो उसको सिर्फ कहानी की तरह या तो उन्होंने पढ़ा होता है एनसीईआरटी को या वो ज़्यादातर ध्यान उन फैक्ट को डायरेक्ट रटने पर ही देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जिन क्वेश्चन से उनकी रैंक बनती, जो रैंक तो टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से ही बनेगी, आपकी जो रैंक उठेगी ऊपर वो उठेगी जब आप आसान क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन आसान हैं उनको गलत करेंगे, तब आपकी रैंक कम होगी। क्यों? क्योंकि उन सभी आसान क्वेश्चन को तो सभी सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपकी रैंक घटेगी। पर अगर आप उनको गलत नहीं करते तो आपकी रैंक बढ़ रही है। पर उस रैंक को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, यानी टॉप में आने के लिए या अच्छे रैंक को अचीव करने के लिए, आपको बायोलॉजी के उन क्वेश्चंस को भी एग्ज़ाम में सॉल्व करना होगा एकदम सही, जो स्टेटमेंट, एजर्शन, रीज़न और ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है, जिनको कि हर बच्चा सही नहीं कर पा रहा है। तभी तो हमारी रैंक बढ़ेगी। यानी आसान क्वेश्चन को हम गलत ना करें क्योंकि वो सभी सही कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन सभी लोगों को नहीं आ रहा वो हम सही करें, है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जो कि बायोलॉजी को नेगलेक्ट करके आया होता है, सिर्फ इसलिए, मैं कोई उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को आता है, इसमें नो डाउट, बट जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जिसको हम कई बार नहीं पढ़ेंगे, जिस दिन वो परफॉर्मेंस डे आएगा हम कैसे उसको परफॉर्म कर पाएंगे ईजिली, क्योंकि वो हम अच्छी तरीके से उसमें हम कंफर्टेबल कभी हो ही नहीं पाएंगे, है ना। और बायोलॉजी आसान सब्जेक्ट है, डायरेक्टली ये आपके 90 क्वेश्चन रखता है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं जानता हूँ ज़्यादातर बच्चे थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़े से हैं, टिपिकल हैं, नो डाउट। बट जब आप आसान सब्जेक्ट को भी गलत करने लगोगे तब आप सोचिए कि आपकी रैंक तो और ज़्यादा नीचे चली जाएगी, जिसमें आपको 90 में 90
सही करने थे ही थे। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन होता है बच्चे के दिमाग में कि साहब हमें तो बायोलॉजी आती है, हम तो उसको पूरा अच्छी तरह से कर देंगे। तो इसको नहीं करें ज़्यादातर बच्चे, मैं उन्हें एडवाइस दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस रोजाना करें बायो के चैप्टर्स को पढ़ें। अब बात करते हैं कि हम एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ें ताकि हम जो भी टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड एजर्सन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम गलत ना करें। देखिए, पढ़ते समय ज़्यादातर बच्चे क्या काम करते हैं कि जब वो किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो उनकी केवल टेंडेंसी होती है कि वो उसको केवल एक स्टोरी की तरह से केवल उसको रीड करते जाते हैं बस। वो, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको एक लाइन को, एक सेंटेंस को पढ़ते समय किस टर्मिनोलॉजी के आगे, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर एक लाइन है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर की, यू ऐसे है, सेम एग्जैक्ट तो नहीं है पर मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द मैमल हैव डिवॉइड न्यूक्लियस इन आरबीसी, यानी ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं, है ना, उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यही इसका मीनिंग होगा। अब यहाँ पर अगर ये सेंटेंस बनता है तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या काम करेगा, वो मोस्ट, मैमल के आगे जो मोस्ट लिखा हुआ है मोस्ट को हटा देगा और उसकी जगह पर वो क्या इंसर्ट कर देगा, ऑल। अब सेंटेंस देखिए क्या बना, ऑल ऑफ द मैमल्स हैव डिवॉइड न्यूक्लियस इन आरबीसी। अब आप मतलब समझ रहे हैं ना, पहले क्या लिखा हुआ था कि अधिकतर मैमल्स में या ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव डिवॉइड न्यूक्लियस इन आरबीसी। अब क्या हो गया, ऑल ऑफ द मैमल, स्टेटमेंट क्या हो गया, तुरंत गलत हो गया। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ें तो हम देख लें कि उस वर्ड के आगे ऑल, फ्यू, मोस्ट, है ना, लिटिल, स्मॉल, ये वर्ड जहाँ लगे हुए हैं उनको हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं इन चीज़ों को वो आसानी के साथ में हटाता है और आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने एनसीईआरटी को केवल पढ़ा हुआ है, उसको समझा नहीं है। और एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। तो जब हम पढ़ें एनसीईआरटी, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर, तो हम इस बात को ध्यान दें कि वर्ड के आगे एमंग लिखा है, फ्यू लिखा है, मोस्ट लिखा है ना, लिटिल लिखा है, इस तरह से कि, और इन वर्ड्स को वहीं पर सर्किल कर लें, क्योंकि एग्जामिनर बस इन्हीं को पिन पॉइंट करता है और वहीं है उसी को रिप्लेस कर देगा और आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तब आपका दिमाग ऑल, एमंग, मोस्ट, इन सभी चीज़ों को ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान जाता है मैमल्स पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो एक तो हमें ये नहीं करना। दूसरी चीज़, जब हम पढ़ें तो हम पढ़ते समय एक रजिस्टर या नोटबुक जरूर लेकर के बैठें। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ते समय हमें क्या करना है, एमंग वगैरह जो ये वर्ड्स बनाए थे इनको सर्किल करते रहना है बुक में। साथ ही साथ जो भी टर्म हमें नहीं आती उसको हम उस पर नोट करते चलें, ठीक है। और जो भी फैक्ट हमको डायरेक्ट मिल रहे हैं, हमें अपने मन से कुछ नहीं खोजना पड़ रहा, उस फैक्ट को हम उस नोटबुक पर नोट करते चलें, तो हमारा शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएगा। यानी एक तो आप फुल नोट्स बनाइए और एक आप शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें आप केवल और केवल फैक्ट लिखिए, बहुत शॉर्ट में फैक्ट लिखिए। मैं आगे पढ़ाऊँगा अभी तो मैं पूरी तरह से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने लॉन्ग नोट्स बनाएं और एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स जिनमें केवल फैक्ट हो, ठीक है। बहुत सारी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो फिलहाल एक तो ये आपको ये काम करना है, ठीक है। पहला काम आपको एमंग, ऑल, है ना, या फ्यू, इन सब वर्ड्स को सर्किल करना है और उनको ध्यान रखना है, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त, ठीक। दूसरा, हमें उन सभी टर्मिनोलॉजी को या डायरेक्ट फैक्ट को हमको नोट करते जाना है, ठीक। अब एक समस्या और आती है कि जब हम किसी भी चैप्टर को 2-3 बार पढ़ते हैं या किसी यूनिट को 2-3 बार पढ़ते हैं तो हम मोनोटोनस हो जाते हैं, हमें उसमें उबाऊपन महसूस होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि यार हमने पढ़ तो लिया, अब हम इसको और नहीं पढ़ें, मन नहीं अंदर से करता। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप तुरंत, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो या आप कहीं कोचिंग में पढ़ते होंगे, वहाँ कोचिंग से आपको कुछ पेपर मिले होंगे सॉल्व करने के लिए, टेस्ट पेपर, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए।
जब आप सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे कि जिस चीज़ को आप समझ रहे थे कि इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे कि इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। तो हमें कभी कभी भी अपने मन को या अपने ब्रेन को ये सिग्नल नहीं भेजने हैं कि हमको बायो कम्प्लीटली तैयार हो गई है या बायो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने पढ़ी तो है, मुझे आती तो है। क्योंकि इन सब चीज़ों को करते समय हम ध्यान नहीं दे पाते और हम सिंपली 1-2 रीडिंग पढ़ते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं और हम समझते हैं हमको सब कुछ तैयार हो गया। देखिए, याद रखिए, जब इंटर के एग्ज़ाम देने में, 12th क्लास के एग्ज़ाम देने में और नीट कॉम्पिटिशन देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि दोनों का सिलेबस भले ही एक है, पर दोनों की तैयारी में जो प्रिपरेशन का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप जब 12th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं तो आप बायोलॉजी में हार्ट की मैकेनिज्म, एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जब आप फिगर से समझते हैं, फ्लो चार्ट से समझते हैं, तब आप ये चांसेस होते हैं कि आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी अगर ध्यान देते या आपसे छूट जाती हैं, तो चूँकि 12th क्लास में डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है तो आप वहाँ पे 1-2 चीज़ें छोड़ भी देते हैं, तब भी उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नंबर्स मिल जाते हैं। 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो जिस तरह से भी होता है शॉर्ट नोट से, तो वहाँ पे अगर आपने कोई लाइन या कोई टॉपिक सेंटेंस छोड़ भी दिया तब भी वहाँ उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब हम कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ते हैं, जहाँ पर 1 वर्ड या एक स्टेटमेंट का केवल एक वर्ड ही चेंज करने पर पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है, वहाँ पर हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, और जो ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि वो नीट का एग्ज़ाम देते वक्त भी उनके दिमाग में 12th क्लास का एटीट्यूड बायोलॉजी के सब्जेक्ट में रहता है। वो समझते हैं कि हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ ली, अब तो मुझे सब आ गई है। पर ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस को, मैकेनिज्म को समझते समय हमें उसको अब पेपर में डिस्क्रिप्शन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, या पेपर हमारा रिटर्न नहीं आएगा कि ये पूरी मैकेनिज्म आप समझा दीजिए। हमें उस मैकेनिज्म का कोई एक स्पेशल एंजाइम, उसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, कितने पीएच पे वो काम करता है ना, या वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है या बेसिक में ही होता है, समझ रहे हैं? इतनी मामूली से, इतनी जरा सी बात भी वो हमसे पूछ लेगा, और उस बात को भी हमको याद रखना है। कितने नंबर ऑफ एटीपी हमारे ग्लाइकोलिसिस में बनेंगे, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो वहाँ पे अगर हम पूरी ग्लाइकोलिसिस समझ भी लेते हैं उस एटीट्यूड से कि हमको वो आ गई है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा नीट का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नहीं है। हमें कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी चीज़ पढ़ते समय उसको एक एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान देते हुए पढ़ना है। तभी हम, और ना केवल पढ़ना है बल्कि बार बार उसका रिवीजन करना है, जिससे कि हम एग्ज़ाम में जा कर के तुरंत उस क्वेश्चन को पिन पॉइंट लेते हुए उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी हम लोग रोज़ाना इस तरह से बात करते रहेंगे, और आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या परेशानियाँ बायो में आती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके आंसर दूँ और उन पर वीडियो बना करके आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप इफ़ेक्टिवली नीट के लिए अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आप भी अगर मुझे अपने क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे, या अपनी समस्या बताएंगे, या अपने एडवाइस देंगे, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।